चलिए, आज हमारा एक नया टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने इससे पहले पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमने पढ़ा कि एबिलिटी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन, और जिसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी सबसे ज्यादा, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है? ये भी तो एटम की प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एबिलिटी किसी एटम की टू अट्रैक्ट। ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है किसके इलेक्ट्रॉन को? जिससे इसने बॉन्ड बनाया। मतलब ये बॉन्डिंग कंडीशन में डिफाइन, जिस एटम से दूसरे एटम ने क्या किया, बॉन्ड बनाया है। जिस जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जिसकी खींचने की, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, उसको हम बोलते हैं कि वो इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सपोज दैट दो एटम है, ए बी। दो एटम ए बी ने बॉन्ड बनाया। हमसे पूछा जाए, सर हमने कहा है कि बी क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? तो इसके ऊपर क्या है? डेल नेगेटिव। और इसको हम क्या देंगे? डेल पॉजिटिव। मतलब इसके इलेक्ट्रॉन को बी क्या कर रहा है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब बी के खींचने की पावर ज्यादा है। इसको डिनोट करते हैं काई से। काई का मतलब CHI। इसका मतलब होगा कि जो काई है वो बी का काई ऑफ ए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा बोली जाएगी, किससे? ए से। जिसकी पावर ज्यादा होगी अट्रैक्ट करने की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या ये फिक्स्ड वैल्यू है? नहीं। क्या ये डिपेंड करेगी किस पे? ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इस बात पे डिपेंड कर सकती है, डिपेंड्स ऑन बॉन्डिंग कंडीशन। मतलब बॉन्ड कैसे बने हैं। सिंगल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होती है, डबल बॉन्ड की अलग होगी, ट्रिपल बॉन्ड की अलग होगी। इसका मतलब है कि ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, और ये बॉन्डिंग कंडीशन पे डिपेंड करती है। और किस पे डिपेंड करेगी? क्या किसी आइसोलेटेड एटम की हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन कर सकते हैं? अगर कोई आइसोलेटेड एटम मतलब सिंगल एटम, नॉन बॉन्डेड एटम, तो हम तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक वो बॉन्ड नहीं बनाएगा हमें पता कैसे चलेगा उसको खींच रहा है, कौन ज्यादा खींच रहा है। इसका मतलब है कि अगर हमसे कहा जाए आइसोलेटेड एटम, अगर कोई एटम कैसा हो, आइसोलेटेड एटम, इसका मतलब जो काई होगा वो डिफाइन नहीं होगा। काई नॉट डिफाइन, मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं। नो फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। और क्या हो सकता है? इसकी कोई यूनिट नहीं होती खींचने की। कोई चीज खींच रहा है कोई, उसकी तो कोई यूनिट होगी नहीं। इसका मतलब ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ठीक है। यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। और क्या बोल सकते हैं? इसका मतलब है कि जब तक ये बॉन्ड नहीं बनाएगा तब तक ये डिफाइन नहीं की जाएगी। और आइसोलेटेड एटम के लिए हम डिफाइन नहीं कर सकते। ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। और ये चेंज होती रहेगी, वो बॉन्डिंग कंडीशन पे डिपेंड है। मतलब ये नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होगी। मतलब ये फिक्स्ड वैल्यू नहीं होगी, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ये बॉन्डिंग कंडीशन के हिसाब से ये चेंज भी होती है, नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू। ये बेसिक था। इसका मतलब इसकी डिफिनेशन क्या होगी? एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे उसने बॉन्ड बनाया है उसी को खींच रहा है, उसी पावर को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आते हैं कि ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी, उस फैक्टर पे आते हैं। मुझे कहा जाए बताओ कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग काई। काई मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। तो हमसे कहा जाए बताओ किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी। हमें पता है कि अगर अट्रैक्शन बढ़े, क्या बढ़ेगा?
जितना ज्यादा उसका जेड इफेक्टिव, उसका ज्यादा उतने पास अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो, उतना बढ़िया खींचेगा वो। जेड इफेक्टिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, मतलब जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। और किस फैक्टर पे डिपेंड करती है? क्या साइज बढ़, अगर साइज बढ़ेगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? साइज बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? साइज डिक्रीज करती है। और ये भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस कैरेक्टर। ये क्या है? परसेंटेज एस कैरेक्टर का क्या मतलब? परसेंटेज एस कैरेक्टर का मतलब है कि ये बहुत क्लोज है न्यूक्लियस के। क्या है ये? वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस। परसेंटेज एस का मतलब है कि ये क्या है? वेरी क्लोज तो परसेंटेज इसका मतलब जब बहुत क्लोज होगा न्यूक्लियस के तो उसके पास अट्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगला फैक्टर क्या है? और ये भी लिख सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर। इसका क्या मतलब? ये भी बोला जा सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज पी कैरेक्टर, क्योंकि पी कैरेक्टर बनने से क्या होगा? उसकी न्यूक्लियस से क्या होता जाएगा? पी कैरेक्टर बनने का क्या मतलब है कि वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। जब दूर होता जाएगा तो अट्रैक्शन वीक होता जाएगा, तो उसकी जेड इफेक्टिव घट जाएगा, मतलब उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट जाएगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जेड इफेक्टिव पे डिपेंड करेगा। मोर अट्रैक्शन मोर, साइज बड़ी मतलब अट्रैक्शन कम, परसेंटेजेस बड़ा मतलब वेरी क्लोज टू न्यूक्लियस, अट्रैक्ट न्यूक्लियस से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। ये सारे फैक्टर हैं जो क्या करेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अफेक्ट करेंगे। मान लो हमसे कहा जाए सी सिंगल बॉन्ड सी, या कहा जाए सी डबल बॉन्ड सी, या हमसे कहा जाए सी ट्रिपल बॉन्ड सी, कहा जाए इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो? हमें पता है सिंगल बॉन्डेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। डबल बॉन्डेड कार्बन sp2, क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड पार्टिसिपेट करते हैं, पाई का पार्टिसिपेशन नहीं होता। ट्रिपल बॉन्ड में दो ही सिग्मा होंगे, दो सिग्मा का मतलब sp होगा। तो हमने पढ़ा है कि परसेंटेज एस बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। हमें पता है जब sp होगा तो sp में हमें पता है कितने परसेंट एस होंगे? परसेंटेज एस, एक एस है एक पी है तो 50% होगा इसमें। sp2 में वन एस है दो पी है, तो परसेंटेज एस कितना होगा? 33.33%। अगर sp3 है वन एस, तो इसमें वन एस थ्री पी है तो परसेंट एक, तीन पी है वन एस है, तो परसेंटेज एस का कंट्रीब्यूशन कितना है? 25%। तो इसका मतलब जिसके पास परसेंटेज एस ज्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो बताओ सबसे ज्यादा परसेंटेजेस किसके पास है? sp के पास। इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की ज्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से बॉन्ड की पोलैरिटी भी डिसाइड कर सकते हैं। हमसे कहा जाए कि बॉन्ड पोलर है, इसका क्या मतलब? पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड को भी हम क्या करते हैं? डिसाइड करते हैं कि कौन बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन बॉन्ड कम पोलर है। तो हम पोलैरिटी ऑफ अ बॉन्ड भी डिसाइड करते हैं। कोई भी दो एटम अगर बॉन्ड बनाए हैं, उनकी पोलैरिटी का मतलब है कि डेल्टा काई, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा तो बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, पोलैरिटी। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? अगर किसी बॉन्ड में डेल्टा काई जीरो है, किसी दो एटम के बीच में क्या, डेल्टा काई जीरो कब होगा? जनरली या तो सेम टाइप के एटम बॉन्ड बनाए हों, जैसे हमसे कहा जाए Cl ने बॉन्ड बनाया, या वो पूछ ले एच और एच ने बॉन्ड बनाया, या बी आर ने बनाया। हमें पता है दोनों क्लोरीन है, दोनों सेम एटम, मतलब दोनों की खींचने की, मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अट्रैक्ट करने की सेम होगी, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो यहाँ पे हम डेल्टा काई को क्या लिखेंगे? जीरो लिखेंगे।
अगर डेल्टा का आई जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे भी डेल्टा का आई क्या होगा, दोनों सेम टाइप के एटम है, यहाँ भी डेल्टा का आई जीरो होगा। इसका मतलब है इस बॉन्ड को हम बोलेंगे ये बॉन्ड पोलार बॉन्ड नहीं, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलार। यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या आ जाए, पोलैरिटी है ही नहीं। अगर कोई बॉन्ड ऐसा हो, HCl हो, HBr हो, तुम्हें पता है यहाँ पे दो डिफरेंट एटम है, इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा का आई नॉन जीरो होगा, क्योंकि दोनों एटम क्या अलग अलग है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी। तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, ऐसे बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे बॉन्ड को क्या बोला जाता है, ऐसे बॉन्ड को हम बोलते हैं पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। अगर क्या हो, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉन जीरो आ रही है। ऐसा भी हो सकता है जिससे कार्बन 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 सब सिंगल बॉन्डेड कार्बन। तुम्हें पता है सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, सारे कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड क्या है। ये बॉन्ड भी कैसे हैं, इन बॉन्ड को भी हम क्या बोलते हैं, ये बॉन्ड भी कैसे हैं, इन बॉन्ड को भी हम बोलेंगे नॉन पोलर बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं किसी भी दो एटम के बीच। लेकिन अगर मैं ऐसा कह दूं अभी सी सिंगल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड, सी ऐसा कोई बॉन्ड होता है, अब यहाँ पे पोलैरिटी तो आ गई, यहाँ पे आप डाइपोल बना सकते हो, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये इस वाले कार्बन को हम कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन, और पता है डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, सिंग एक तरफ से डबल बॉन्ड, दो तरफ से डबल बॉन्डेड होगा तब तो वो sp हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट होते हैं, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करते। देख लो ये sp2 है, sp3 अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि इसमें परसेंटेज 33% है और इसमें 25% है, मतलब यहाँ पे इन दोनों के बीच में डेल्टा का ही है, तो हम पता है एक डाइपोल बना सकते हैं ऐसे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये वाला जो बॉन्ड बन गया इसको हम पोलार बॉन्ड बोल सकते हैं, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ भी देखो दोनों एटम सेम ही है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि बॉन्डिंग कंडीशन डिफरेंट, इसलिए इस वाले बॉन्ड को हम क्या बोल सकते हैं, पोलार कोवेलेंट बॉन्ड हम बोल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैसे भी हम पढ़ते हैं कि अगर हमें पता करना हो कि कंपाउंड कोवेलेंट है या आयोनिक है या कोवेलेंट आयोनिक है, तो जनरल एक ट्रेंड है कि अगर डेल्टा का ही इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ग्रेटर आर इक्वल टू ग्रेटर देन हो किससे, 1.7 से, तो हम इस बॉन्ड को बोलते हैं कि ये, इसको हम बोलते हैं कि आयोनिक बॉन्ड है। आयोनिक बॉन्ड का मतलब, आयोनिक बॉन्ड क्यों बोला जाता है, आयोनिक बॉन्ड बोलने का रीजन है कि उस बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है। कोई भी कंपाउंड आयोनिक इसलिए है कि उसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा है और कोवेलेंट कैरेक्टर कम है, तो जो कैरेक्टर ज्यादा होगा हम उसको क्या बोलते हैं। तो ये एक जनरल ट्रेंड है इसको देखने का, अगर डेल्टा काई की वैल्यू 1.7, तो हम मानते हैं कि ये कंपाउंड अप्रोक्स 50-50 है, मतलब 50% इसको आयोनिक मान सकते हैं, मतलब दोनों कैरेक्टर लगभग सेम ही सेम है, उसको हम 50% कोवेलेंट भी बोल सकते हैं और 50% आयोनिक भी बोल सकते हैं। अगर ऐसा है तो अगर डेल्टा का आई की वैल्यू क्या है, अगर डेल्टा का आई की वैल्यू लेस देन आर, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे बॉन्ड को हम मानते हैं कि ये बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो ऐसे बॉन्ड को हम बोलेंगे कि इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है। तो ये भी देखने का एक तरीका है। ठीक है, अब आते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी डिफाइन करने के लिए हमारे पास बहुत सारे स्केल आए जिन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को क्या किया, डिफाइन किया। तो उस स्केल सबसे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किसने डिफाइन किया, फर्स्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे पहले फर्स्ट किसने डिस्कस किया, फर्स्ट डिस्कस्ड बाय, सबसे पहले जो इसको डिस्कस किया वो थे मुल्लिकन साहब, जिसको हम बोलते हैं मुल्लिकन स्केल,
इन्होंने अपना एक स्केल दिया, किसने? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया सबसे पहले किसने? सबसे पहले डिस्कस किया मुलिकन। इन्होंने अपना एक स्केल दिया, हम उसको बोलते हैं मुलिकन स्केल। उन्होंने कहा कि अगर हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करनी है तो उन्होंने अपना काई एम का मतलब मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन्होंने अपना एक फार्मूला दिया कि Ip प्लस IE अपॉन 2। इन्होंने एक फार्मूला दिया, इन्होंने कहा कि अगर हमें किसी भी सिस्टम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालनी है तो ये फार्मूला है Ip प्लस IE। Ip क्या है? Ip होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे I नहीं, यहाँ पे E है। यहाँ पे क्या है? E है। Ip क्या हमारी है, जिसको हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या है हमारा? ये हमारा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनकी यूनिट किसमें गिवन होगी? और ये होने से ये किसमें होती है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में होती है, ये इसमें गिवन। तो अगर हमें ये गिवन हो Ip प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, दोनों को ऐड करो तो उसे डिवाइड कर दो, उस इलेक्ट्रॉन वो तो मुलिकन स्केल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको ऑब्टेन हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने डिफाइन किया और इन्होंने अपना एक ये स्केल दिया कि आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो जो हमें पढ़ना है, जो हमारा जो बुक में दिया हुआ जो सिलेबस आपका, वो कौन सा? उसको हम बोलते हैं पॉलिंग स्केल। क्या बोलते हैं उसको? पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने अपना स्केल दिया। जनरली देखो, जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली पीरियड में जाने, हाँ, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरली बढ़ती है। पीरियड में जाने पे क्या होता है? एज वी मूव अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, क्योंकि जेड इफेक्टिव भी बढ़ता है। जेड इफेक्टिव भी तो पीरियड में ही बढ़ता है। अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, पीरियड में नहीं, बॉटम, टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं डाउन द ग्रुप, या टॉप टू बॉटम बोल सकते हैं, जो काई होती है वो क्या होती है? काई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज, क्या करती है? जनरली यही होता है। ठीक है। पॉलिंग स्केल ने उसी हिसाब से क्या किया? पॉलिंग ने बहुत सारे एलिमेंट के उसने क्या किया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी दिया उसने। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पॉलिंग स्केल की उसने हमें प्रोवाइड किया, तो हमें कुछ याद रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, उसके टॉप लिथियम है, फिर बेरिलियम है, फिर बोरान है, फिर कार्बन है, फिर नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, फिर फ्लोरीन। ये तो पता है आपको। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, अगली स्लाइड। ठीक है। पॉलिंग स्केल। पॉलिंग ने क्या किया? अपना स्केल। ठीक है। तो पॉलिंग ने कुछ एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे ये होती है। हाइड्रोजन है, यहाँ लिथियम है, यहाँ सोडियम है, लिथियम के बगल में बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। ये होता है। इतनी आपको याद होनी चाहिए। और वैसे भी अगर कोई चार एटम ले लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन और सल्फर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? ब्रोमीन और सल्फर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो, उसने कहा कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1 है पॉलिंग स्केल पे, आपको पता होना चाहिए। चलो, लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पे होती है 1.0, ये आप याद रख लो। और अक्रॉस द पीरियड जाते जाओ 0.5 ऐड करते जाओ। कितना? 0.5 ऐड करते जाओ, तो यहाँ जाओगे तो 1.5 हो जाएगा। जब यहाँ पहुंचेंगे तो 1.5, फिर 0.5 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा? 2.0। कार्बन पे फिर ऐड कर दो, कितना? 0.5, क्या हो जाएगा? 2.
ऐसे ही पूरे में फ्लोरीन तक हम क्या करें, 0.55 क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। तो नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 3, ऑक्सीजन की हो जाएगी 3.5, और फ्लोरीन की कितनी हो जाएगी, 4.0। पूरे पीरियोडिक टेबल का ये फ्लोरीन जो है हमें पता है कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इससे ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, क्योंकि ये पीरियड में सबसे लास्ट में, उसके बाद नीचे जाते जाओगे तो घटती चली जाएगी। ठीक है। सोडियम की होती है 0.9, थोड़ी सी घट गई, देखो थोड़ी सी घटी। इधर कितना, सोडियम मैग्नीशियम में यहाँ हमने 0.5 0.5 0.5 बढ़ा दिया। ठीक है। अब हम यहाँ देख, सोडियम की 0.9, यहाँ से 0.1 घट गई, यहाँ भी क्या करना है, 0.3 ऐड करते जाओ, कितना, 0.9 में 0.3 ऐड करो 1.2, फिर 0.3 ऐड करो तो 1.5, फिर 0.3 ऐड करो तो 1.8, फिर 0.3 ऐड करो तो 2.1। अब बस सल्फर की क्या होता है, सल्फर की 2.5 होती है, बस ये याद रखें। यहाँ पे 0.1 0.3 नहीं ऐड हुआ है, यहाँ पे 0.4 ऐड हुआ है, और यहाँ पे 0.5 अप्रॉक्स 3। ठीक है, देखो यहाँ तक सोडियम से लेके फास्फोरस तक 0.3 0.3 0.3, उसके बाद 0.4 ऐड हुआ, फिर 0.5, इतना याद रखेंगे। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.8 होती है, और आयोडीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 होती है। ठीक है, तो इसको हम याद रखेंगे, इतना तो हमें याद होना चाहिए। तो देखो क्या हो रहा है, इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऑर्डर पूछेगा एग्जाम में, वो 4 एलिमेंट दे देगा और पूछेगा बताओ अरेंज करो इनको ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एक आपको सल्फर और ब्रोमीन याद रखना है। देखो ब्रोमीन और सल्फर में ब्रोमीन की ज्यादा है, वैसे हम क्या बढ़ते हैं, डाउन द ग्रुप जाने पे घटती है, क्योंकि ये हेलोजन फैमिली है, ये पूरे पीरियोडिक टेबल के मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप क्या है, पूरे पीरियोडिक टेबल के ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। इसलिए सबसे पहला ये आता है कि काई जो होता है ब्रोमीन का, वो काई ऑफ सल्फर, सल्फर से ज्यादा होता है, पहला ये याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी ज्यादा है, तो आप क्या बताओगे, नाइट्रोजन की भी 3 दिख रही है और क्लोरीन की भी 3 दिख रही है, हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ती है। नाइट्रोजन छोटी साइज का है और क्लोरीन बड़ी साइज का है, इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा एट्रैक्शन, इसका जेड इफेक्टिव थोड़ा कम होगा। इसलिए हम किसको प्रायोरिटी देंगे, नाइट्रोजन को मानेंगे कि वो ज्यादा है किससे, क्लोरीन से। एक ये भी याद रखें। और अगर हमने सल्फर और आयोडीन की पूछ लिया जाए तो हम सल्फर को मानेंगे, क्योंकि यहाँ भी देखो सेम, आयोडीन की साइज बहुत बड़ी है, इसका जेड इफेक्टिव बहुत कम होगा, और सल्फर का जेड इफेक्टिव इससे ज्यादा होगा। इसलिए अगर हमसे कहा, भाई सल्फर को एज्यूम करेंगे, जहां पे वैल्यू सेम है वहां पे हम साइज को डोमिनेट कर लेंगे, क्योंकि साइज बढ़ने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, मतलब वो डाउन द ग्रुप जाने पे ही साइज बढ़ती है, अट्रैक्शन वीक होता है, जेड इफेक्टिव कम होने लगता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है पॉली, इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको याद होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, क्वेश्चन लेते हैं, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मार्क। अब आपको क्या करेगा, कोई 4 एलिमेंट उठाएगा एट रैंडम, पी ब्लॉक से उठाएगा, बोलेगा सल्फर, आर्सेनिक, ब्रोमीन, ऐसे उठाएगा एट रैंडम, गैलियम, और आपसे पूछ लेगा इनको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको पता होना चाहिए कि है कहाँ पे, कौन किस फैमिली में आता है। पता है यहाँ बोरान होता है, उसके जस्ट बिलो एल्यूमिनियम, उसके जस्ट बिलो गैलियम, फिर इंडियम होता है, फिर थैलियम होता है। ठीक है, ये तो पता है, ये तो आपको पता है ना। चलो बोरान के बगल में कौन होता है, कार्बन।
नाइट्रोजन, कार्बन आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा, आपको पता है, फिर जर्मेनियम आएगा, फिर टिन आएगा, फिर कौन आएगा, फिर लेड आएगा, यही आएगा। ठीक है, आपको उसकी लोकेशन पता हो तो आप बता सकते हो फट से। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब लिख, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। एंटीमोनी बिस्मथ, ठीक है। फिर कौन होता है, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम, फिर होता है लास्ट में पोलोनियम। फिर यहाँ आता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फिर एस्टाटीन। अब देखो हम लोकेट कर रहे हैं किसको, अब हम लोकेट करें किसकी किसकी पूछा है हमसे, हमसे पूछा है सल्फर की। सल्फर कहाँ है, देखो सल्फर है यहाँ पे। और किसकी पूछा है, आर्सेनिक, आर्सेनिक है यहाँ पे, ठीक है। फिर हमसे पूछा है ब्रोमीन, देखो ब्रोमीन यहाँ पे है। फिर हमसे पूछा है गैलियम, देखो गैलियम यहाँ पे। चलो ये चार एलिमेंट, इसको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है कि सल्फर ऊपर है, ब्रोमीन और सल्फर में मैंने कहा कि याद रखेंगे ब्रोमीन की ज्यादा है 2.8 है, और उसकी 2.5। इसका मतलब सबसे ज्यादा तो ब्रोमीन ही होगा, ठीक है। हमें पता है कि सल्फर एबव है और ये सब बिलो है, तो इनकी तो सल्फर की तो इनसे ज्यादा ही होगी टॉप पे, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने में घटती है। ब्रोमीन के बाद आएगी सल्फर की, सल्फर के बाद किसकी आएगी, हमारे पास गैलियम है और आर्सेनिक है, ठीक है। हमें पता है कि पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो सब फिर कौन होगा, आर्सेनिक, फिर लास्ट में कौन आएगा, गैलियम। ऐसे ही आपको कोई भी चार एक रेंडम उठाएगा यहाँ से और बोल देगा कि आप इसको अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर इलेक्ट्रो निगेटिविटी। तो अब मैंने ये चार लिया, हो सकता है सिलिकॉन ले ले, जर्मेनियम, सेलेनियम, एंटीमोनी, कुछ भी ले सकते। आपको ऑर्डर याद रखना है वो तीन की ब्रोमीन की सल्फर से ज्यादा, ठीक है। ऐसी बात रैंडम चार उठा लेगा और आपको बताना पड़ेगा। चल, मान लो कुछ क्वेश्चन आया कि ओ प्लस, ओ माइनस, ये तो हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी देखे थे, ओ माइनस टू, ओ प्लस टू। कहा जाए इसको अरेंज करो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के अकॉर्डिंग। हमें पता है पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटती है, और साइज घटेगी तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगी, हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। बताओ सबसे छोटा कौन है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी साइज सबसे छोटी होगी। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतनी ज्यादा, उतनी छोटी उसकी साइज होगी, और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा ओ प्लस टू की होगी, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा ओ प्लस है, फिर उससे थोड़ा बड़ा ओ माइनस है, फिर सबसे बड़ा कौन है, ओ माइनस। तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका, इलेक्ट्रो निगेटिविटी का, ठीक है। तो ऐसे ही वो ऑर्डर पूछ लेगा। मान लो ऐसा पूछ लिया, उसने कंपाउंड फॉर्म ले लिया, मान लो उसने कहा कि PCl3 बताओ, PCl5 बताओ। तब कंपाउंड फॉर्म में कैसे निकालते हैं, कंपाउंड फॉर्म में हमें पता है कि हम ऑक्सीडेशन स्टेट से निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे -1, कितने हैं, 5 क्लोरीन, 5 माइनस, तो इस पे 5 प्लस देंगे। क्लोरीन -1 है, 3 क्लोरीन, तो कितना देंगे, +3। बताओ जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन होगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज घटती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो, ठीक है। तुमसे कहा जाए FeO और Fe2O3 में, फिर वही सेम लॉजिक, ऑक्सीजन पे -2, यही ना, 3 2 -6, इस पे क्या आएगा, 2 3 6, +3 आएगा, क्योंकि पूरा कंपाउंड तो न्यूट्रल होना चाहिए। ऑक्सीजन -2, तो आयरन पे कितना आता है, +2, क्योंकि न्यूट्रल होगा। जिसपे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, उसकी साइज छोटी, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, ठीक है। तो हम साइज से देख लेंगे, ठीक है। अब तुमसे कहा जाए कि बताओ Na+, Mg+2, Na और Mg, कहा जाए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अरेंज। हमें पता है इनके ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज, सोडियम से ज्यादा तो सोडियम प्लस की होगी,
और ये पता है ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो हमने पढ़ा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक में पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से क्या होता है, साइज छोटी होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, जिसमें प्रोटॉन ज्यादा होगा उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो उसकी साइज छोटी होगी। इसलिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा जो सबसे छोटा होगा Mg+2, उससे छोटा कौन है, Na+। इन दोनों की तो इन दोनों से ज्यादा ही। अब आते हैं इस पे, हमें पता है कि पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो पीरियड में जाएंगे तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किससे, सोडियम, ऐसे लिख लें, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। कुछ और भी ले सकता है वो, उसने कहा कि मैग्नीशियम बताओ, एल्यूमिनियम+3 बताओ, एल्यूमिनियम बताओ, या उसने ले लिया Mg+2, ऐसा कुछ। अब बताओ, तो सबसे छोटा ये होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो जो सबसे छोटा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी, क्या लिखते हैं, सबसे ज्यादा होगी एल्यूमिनियम+3 की, क्योंकि इसकी साइज सबसे छोटी, इन दोनों की साइज तो सबसे छोटी है ना, और इनमें सबसे छोटा एल्यूमिनियम+3 है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने से साइज क्या होती है, छोटी हो जाती है। तो एल्यूमिनियम+3 की ज्यादा होगी Mg+2 से। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में पता है कि मैग्नीशियम पीरियड में पहले आता है और एल्यूमिनियम बाद में आता है। तो पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी किस, मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की 1.5 है और मैग्नीशियम की 1.2 है। ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, ऑर्डर निकाल लेंगे, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, अगला क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, इसका एप्लीकेशन ऑफ काई। हमसे पूछेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करके हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इसका यूज करके हम एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, और एक डाइपोल मोमेंट भी इससे हम फाइंड करते हैं। अगर हमसे कहा जाए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करें। अब देखो, या तो तुम्हारे पास दो चीजें होंगी एसिडिक स्ट्रेंथ, या तो ग्रुप में जा -3, PH3, ASH3, एंटीमोनी ना, अमोनिया फॉस्फीन आर्सीन स्टिबीन, ये इसका नाम है। या तो ये हो सकता है, या तो H2O, H2S, कुछ भी हो सकता है, सल्फर, सेलेनियम और टेल्यूरिन। या हो सकता है HFO, इन्हीं में से कोई होगा, या HCl हो, या HBr हो, या HI। हमसे पूछा जाएगा बताओ इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब कौन इसमें से इजीली हाइड्रोजन निकाल देगा, ये तो देखेंगे, क्योंकि हाइड्राइड वाले केस में सबके पास हाइड्रोजन है। कौन आसानी से क्या करेगा, इजीली रिलीज करेगा, क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन। जो सबसे आसानी से हाइड्रोजन रिलीज करेगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी। अब बताओ सबसे आसानी से कौन रिलीज करे। अच्छा, मैं एक समझाता हूँ, ये इससे तो बाकी सेम ऑर्डर है। जो एक, क्योंकि चाहे या तो डाउन द ग्रुप बढ़ रही होगी, या तो डाउन द ग्रुप घट रही होगी, ज्यादा किसकी होगी वो देखते हैं। हमने देखा कि बॉन्ड किसके बीच है, HF। यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी होगी, हाइड्रोजन 1s होगा, और फ्लोरीन के कौन से इलेक्ट्रॉन के बीच में जो बॉन्ड बना है, इनमें ओवरलैपिंग 1s 2p की तो होगी, क्योंकि इसके वैलेंशियल कहाँ है, 2p में है ना। मैं HF की बात कर रहा हूँ। अगर मैं कहूँ HCl में किसकी ओवरलैपिंग, यहाँ तो 1s ही है, लेकिन यहाँ पे 2p नहीं है, थर्ड पीरियड में आ गए। थर्ड पीरियड में आए मतलब 1s 3p की ओवरलैपिंग। इसी तरह HBr में अगर मैं बात करूं तो HBr में कौन सी ओवरलैपिंग होगी, 1s 4p में। पता है जैसे 1s 2p ओवरलैपिंग अगर खराब हो जाएगी,
अगर ये 2p ऑर्बिटल कैसे होते हैं, हमें पता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप के होते हैं और p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, पता है। अगर मैं इसको 2p बोलूंगा, क्या बोलूंगा, 2p। तो 3p के लिए अगर मुझसे कहा जाए 2p है तो 3p कैसा होगा, तो 3p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इससे बड़े होंगे। इनको लोब बोलते हैं ना, ये क्या है हमारा, ये इसको हम लोब बोलते हैं। तो ये इसको मैं 3p बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा। फिर अगर मुझसे कहा जाए 4p कैसा होगा, 4p तो इससे भी बड़ा होगा, कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, 4p। तो हमसे कहा जाए जी देखो, ये हाइड्रोजन वो आसानी से देगा जिसकी ओवरलैपिंग सबसे खराब होगी। ओवरलैपिंग खराब कैसे होगी, अगर लोग बड़ी साइज के होंगे, बड़ी साइज का मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन चारों तरफ ज्यादा डिस्टेंस तक क्या होंगे, फैले होंगे। अगर मैं कहूँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जानते हो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े होगे, इस एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो मैं कहूँ अगर 4p ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, 4p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस इतने बड़े एरिया में फैले होंगे। मतलब उसका लोब, जितना लोब छोटा होगा इलेक्ट्रॉन रीजन में पाया जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थोड़े और रीजन में बढ़ गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा बड़े रीजन में फैल गया। जब इलेक्ट्रॉन फैलने लगेगा तो उसकी जो ओवरलैपिंग है इसके साथ वो क्या होने लगेगी, खराब होने लगेगी, मतलब बॉन्ड वीकर हो जाएगा। बॉन्ड वीकर होगा तो वो आसानी से हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड वीकर, जितना ज्यादा बॉन्ड वीकर होगा उतनी आसानी से वो क्या करेगा, रिलीज करेगा, किसको, हाइड्रोजन को। जितनी आसानी से रिलीज करेगा मतलब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा है। इसका मतलब जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ऐसे भी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ने लगेगी, क्योंकि ब्रोमीन आयोडीन बहुत बड़ी साइज का होगा और ब्रोमीन से थोड़ा, जैसे जैसे हम फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की तरफ बढ़ते हैं तो साइज भी तो बढ़ती है। साइज बढ़ने से क्या होता है, बॉन्ड वीक होने लगते हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ खराब होती है और ओवरलैपिंग भी क्या हो रही है, हम देख रहे हैं बॉन्ड भी वीक हो रहा है। बॉन्ड वीक होने मतलब ओवरलैपिंग क्या हो रही है, वीक हो रही है। दोनों पॉसिबिलिटी में क्या होगा, हाइड्रोजन आसानी से कौन रिलीज करेगा, जो सबसे बॉटम पे होगा। इसका मतलब है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगी, क्या होगी, चाहे इस केस में ले, 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 चाहे इस केस। रीजन यही, ओवरलैपिंग खराब होती है, साइज बढ़ती है, बॉन्ड खराब वीक होने लगती है। तो ये तो हो गया डाउन द ग्रुप जाने में। इसका मतलब क्या समझे, अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, ठीक है। अगर हम पीरियड वाले एटम दिए हों, मान लो जरूरी थोड़ी है कि एटम सारे ग्रुप में ही हो। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर मैंने कहा कि पीरियड वाले हो, मान लो अमोनिया हो, उससे कहा जाए वाटर हो, फिर कहा जाए HF हो, इनमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। अगर हमसे इसमें पूछ लिया जाए कि अमोनिया वाटर और HF, इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा, इसमें क्या लग रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं, पीरियड में जाने पे क्या होगा, देखो पीरियड में जाने पे ऑर्डर ये, पीरियड में जाने पे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे डिपेंड कर रही है क्या, एसिडिक स्ट्रेंथ। और डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड बड़ा हो रहा है तो बॉन्ड बड़ा होने का मतलब ओवरलैपिंग खराब है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पीरियड में जाने पे बढ़ रही, मतलब जिसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है। इसका क्या मतलब है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव विल अट्रैक्ट द मोर इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होंगे इसकी तरफ, मोर, बहुत तेजी से अट्रैक्ट करेगा। ये कौन, फ्लोरीन, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आसानी से यहाँ से रिलीज हो जाएगा। H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन थोड़ा कम खींचेगा, फ्लोरीन से तो कम ही खींचेगा, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से ज्यादा है। इसीलिए पीरियड में जाने से नाइट्रोजन और कम थोड़ा खींचेगा, मतलब इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम हो जाएगी। यहाँ अगर मीथेन होता तो मीथेन भी लगा देते लास्ट में, ठीक है। इसका मतलब हमने क्या देखा कि पीरियड में जाने पे
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड कर दिया और ग्रुप में जाने पे साइज पे डिपेंड कर दिया। ठीक है, ये था इसका एक छोटा सा टॉपिक और है इसमें, जिसको हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? डाइपोल बनते कैसे? यहाँ छोटा सा है इसका रीजन। डाइपोल कब बनते हैं बताओ? जब दो अपोजिट पोलैरिटी के चार्ज क्या हो, किसी सर्टेन डिस्टेंस पे रखे गए हो, तो एक डाइपोल का फॉर्मेशन होता है। फिजिक्स में पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। तो वहां भी तो यही था, प्लस की और माइनस की। ठीक है, और अगर ये कितने डिस्टेंस पे रखे गए? डी डिस्टेंस पे रखे गए हैं, तो इनका जो डाइपोल मोमेंट का फार्मूला होता है म्यू क्यू इंटू डी, क्या होता है? ठीक है, ये जनरली डाइपोल मोमेंट का फार्मूला। डाइपोल मोमेंट बेसिकली हम कैप्सूल मॉर्निंग में पढ़ेंगे, यहाँ थोड़ा सा बस देखें। और इसकी यूनिट क्या होती है? इसकी बहुत सारी यूनिट है। कूलाम मीटर। इसकी अगर एसआई यूनिट देखेंगे तो चार्ज की क्या है इसकी? कूलाम मीटर। ठीक है, बेसिकली हमें यहाँ पे जो हम डाइपोल मोमेंट देखेंगे वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक किस पे? डाइपोल मोमेंट दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, जो दो एटम है, और दूसरा ये वाला फार्मूले क्यू इंटू डी पे। ये दो फैक्टर क्या करेंगे? डाइपोल मोमेंट को अफेक्ट करेंगे। एक इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और एक क्यू इंटू डी। ठीक है, हमसे कहा जाए बताओ, एच एफ, तुमसे कहा जाए बताओ इसका डाइपोल मोमेंट क्या होगा? एच एफ, एच सी एल, एच बी आर और एच आई। या ऐसा भी हो सकता है, हाइड्रोजन की जगह मिथाइल ले ले, सी एच थ्री एफ, सी एच थ्री सी एल, सी एच थ्री बी आर और सी एच थ्री आई। मान लो ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, इसमें डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर बताओ। चलो, हाइड्रोजन तो छोटी साइज के होते हैं। ठीक है, यहाँ मेनली कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? ये वाला। कौन सा? ये वाला फैक्टर, क्योंकि हाइड्रोजन की साइज उतनी बड़ी नहीं है कि ये वाला चार्ज वाला डी क्या होता है? सेपरेशन। तो इस वाले में उतना फैक्टर इफेक्ट नहीं करता। मेनली जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है वो ये होता है डेल्टा काई। जिसका डेल्टा काई ज्यादा होगा उसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अब बताओ, एचएफ में बताया फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्लोरीन से, क्योंकि डाउन द ग्रुप जा रहे हो। क्लोरीन की ज्यादा होगी ब्रोमीन से, ब्रोमीन की ज्यादा होगी आयोडीन से। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। इसका मतलब है कि एचएफ का डेल्टा का आई सबसे ज्यादा इसी का होगा, डेल्टा का आई सबसे ज्यादा, इसके इसका डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये हो। लेकिन जब हम इस पे आते हैं, जब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह कोई अल्काइल ग्रुप आ गया, क्या आ गया? कोई हमारे पास आ गया एल्काइल ग्रुप। ठीक है, अब डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर क्या लग रहा है? सबसे फिर ही ऑर्डर होगा। इसमें ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। ऑर्डर चेंज होने का रीजन है कि मिथाइल की साइज क्या, अल्काइल ग्रुप है, इनकी साइज हाइड्रोजन से तो बड़ी है। साइज क्या है इनकी? साइज लार्जर है। जब साइज बड़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी? मैं बता, ये डी क्या है? उस दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या होगा? चार्ज जितनी दूर तक सेपरेट होंगे डी उतना ज्यादा होगा। मान लो एक बड़ी साइज का है मिथाइल और फ्लोरीन, तो चार्ज का सेपरेशन क्या होगा? जब बड़ी साइज का है तो क्या होगा? चार्ज का सेपरेशन दूर तक होगा। मतलब ये जो डी है वो इसमें ज्यादा आएगा, क्योंकि इसकी साइज क्या है? साइज लार्जर है। तो लार्ज साइज होने की वजह से जो चार्ज का सेपरेशन होता है वो ज्यादा दूर तक होता है। मतलब ये डी वाला फैक्टर है। डी क्या हो गया है? डी बढ़ने की वजह से इस वाले फैक्टर को हम नेग्लेक्ट नहीं कर पाते। फिर इसमें आते हैं, यहाँ तो देखो यहाँ पे भी मिथाइल है। इन दोनों में एक्सेप्शन क्यों हुआ? क्योंकि क्लोरीन की साइज भी किससे? फ्लोरीन से बड़ी है। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी तो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, ये 4 का है, ये 3 का है। तो यहाँ पे जब देखा गया क्लोरीन की साइज भी बड़ी है और मिथाइल भी बड़ा है, तो यहाँ पे जो डी था, मिथाइल क्लोराइड में जो डी था वो क्या हो गया? ये वाला फैक्टर थोड़ा सा डोमिनेटिंग है।
जब दोनों फैक्टर को जब दोनों फैक्टर को कंबाइन किया जाता है तो ये वाला फैक्टर इसका थोड़ा सा डोमिनेट कर जाता है किसके, डेल्टा काई वाले फैक्टर पे। तो ऑर्डर थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। तो रीजन क्या होता है इसका, पूछे आपसे कि रीजन क्या है इसका ज्यादा होने का। इसका ज्यादा होने का रीजन यही है कि इसमें जो चार्ज सेपरेशन है, क्या लिखेंगे, जो चार्ज सेपरेशन वो अप टू लार्ज डिस्टेंस, टू मोर डिस्टेंस, मतलब ये ज्यादा दूर तक हो गया। इसीलिए CH3Cl का डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा ज्यादा हो गया, किससे, बस ऑर्डर यहाँ पे रिवर्स है, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे तो ब्रोमीन की साइज तो बहुत बड़ी होगी, क्लोरीन से भी बड़ी है, लेकिन ये वाला फैक्टर बहुत वीक हो जाता है, कौन, डेल, क्योंकि ब्रोमीन की जैसे नीचे जाते जाओगे ये वाला फैक्टर तो एकदम खराब हो जाएगा इसमें, इसलिए वो ऑर्डर वहां पे वही ऑर्डर है बस। कहाँ हुआ, सिर्फ चेंज, सिर्फ चेंज हुआ फ्लोरीन और फ्लोरीन वाले ऑर्डर। तो हमने क्या सीखा कि डाइपोल मोमेंट दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो डेल्टा काई पे और एक के इनटू डी पे। फ्लोरीन और फ्लोरीन में ऑर्डर रिवर्स हुआ क्योंकि यहाँ पे फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन में बहुत डिफरेंस नहीं है, ज्यादा डिफरेंस ना होने की वजह से ये वाला फैक्टर ये दोनों कंबाइन किए, म्यू बराबर क्यू इंटू डी वाला फैक्टर, तो वो थोड़ा सा क्या हो गया, डोमिनेटिंग हो गया, इसीलिए ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है। तो इसको याद रखेंगे कि इसका ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि इसमें चार्ज सेपरेशन थोड़ा ज्यादा दूर तक होता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करें, फाइंड कर लेंगे। अभी तो हम सीख रहे हैं, अभी एक लेक्चर हम लेंगे जिसमें सिर्फ क्वेश्चन लेंगे, सारे चैप्टर, पूरे चैप्टर का सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, ये था हमारा इलेक्ट्रो निगेटिविटी, ये उसके एप्लीकेशन। ठीक है, मिलते हैं अब अगले लेक्चर में एक नई टॉपिक के साथ।